बड़ी खबर इस वक्त आ गई है जहां प्रधानमंत्री मोदी के साथ 57 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश से 5 मंत्री बनने की खबर है, तो वहीं छत्तीसगढ़ से अब तक 1 मंत्री के शामिल होने की खबर है। नाम सुन लीजिए, देख लीजिए टीवी स्क्रीन पर। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सावित्री ठाकुर ये मंत्री बन सकते हैं। मध्य प्रदेश से दुर्गादास उइके, वीरेंद्र खटीक मंत्री बन सकते हैं मध्य प्रदेश से। अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो बिलासपुर से सांसद तोखन साहू मोदी कैबिनेट में नजर आ सकते हैं। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ ही मोदी कैबिनेट को लेकर जो भी जानकारी है, तमाम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और ये ताजा अपडेट बता रहे हैं कि तोखन साहू और मध्य प्रदेश से 5 लोग बन सकते हैं। लगातार हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं और पल पल की जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। विवेक पांडे जुड़ गए हैं, सीधा भोपाल से उनका रुख करेंगे। विवेक, 57 में से 5 बड़ा आंकड़ा होता है। देखिए, मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है और बीजेपी को यहाँ 29 की 29 सीटें मिली हैं। तो इस लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के मन में एमपी था और एमपी के मन में मोदी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के तीन ऐसे जो हैं वो जो कैबिनेट में सदस्य रहेंगे और 2 राज्य मंत्री बनेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान ये दोनों ओबीसी वर्ग से आते हैं। सावित्री ठाकुर और दुर्गादास उइके ये आदिवासी वर्ग से आते हैं और दलित वर्ग से आते हैं वीरेंद्र खटीक। तो यहाँ पे जाति समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है। 2019 की बात कर ली जाए तो एक चेहरा नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ पे जनरल कैटेगरी के थे, लेकिन इस बार ओबीसी वोट बैंक ज़्यादा है और दलितों ने भी सबसे ज़्यादा, दलित और आदिवासी ये दोनों वर्गों ने ही मध्य प्रदेश में बीजेपी पे ज़्यादा भरोसा जताया। मंडला और छिंदवाड़ा जैसी जो आदिवासी बेल्ट की सीटें यहाँ पे बीजेपी को जीत मिली। और सबसे बड़ी बात है कि 2019 में कांग्रेस के पास एक सीट थी छिंदवाड़ा, वहां से भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो इस हिसाब से मध्य प्रदेश में विवेक, एक चीज सबसे बड़ी चीज ये है, कोई भी चीज होती है तो उसमें बड़ा सवाल हो जाता है क्यों। जब क्यों की मैं बात कर रहा हूं तो सावित्री ठाकुर महिला चेहरा हैं, उन्हें क्यों, ऐसी क्या वजह रही कि सावित्री ठाकुर को धार से उठाकर कैबिनेट में जगह देने की बात हुई? क्या ऐसा महत्वपूर्ण फैक्टर है, या फिर बीजेपी जो कार्यकर्ताओं को सहेजने सराहने की बात करती है सिर्फ वही फैक्टर मान लिया जाए? नितेश, मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं। सावित्री ठाकुर 12वीं तक पढ़ी हुई हैं और लगातार वो आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा को लेकर बात उठाती रही है। आदिवासियों पर अत्याचार और कुरीतियों का मुद्दा उठाती रही है और यहाँ तक कि धार में उस वक्त हमने देखा था कि महिलाओं के साथ मिलकर उन्होंने शराबबंदी का अभियान चलाया था और केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा जताया। और ये मध्य प्रदेश में जो सरकार ने आबकारी पॉलिसी चेंज की, कमाल जानकारी दी है आपने विवेक, और विस्तार न्यूज में ही ऐसी जानकारी मिल सकती है। बात बढ़ाऊंगा, दुर्गादास उइके, वीरेंद्र खटीक को लेकर बात करूंगा, आऊंगा आपके पास, लेकिन रवि मेरी जुड़ गए हैं। रवि, एक सामान्य कार्यकर्ता को सरपंच से लेकर केंद्रीय मंत्री बनाने तक का सफर भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर लिया है और एक बड़ा संदेश फिर से देने की कोशिश की जा रही बीजेपी के द्वारा, जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के संदर्भ में विधानसभा चुनाव के बाद था कि एक सामान्य कार्यकर्ता उसी उमंग उत्साह के साथ लगा रहे, ऊपर का जो उनके संगठन है वो उनकी चिंता कर रहा है। नितेश, एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश छत्तीसगढ़ में की गई है मोदी सरकार के द्वारा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में साहू समाज से तोखन साहू को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की जो चर्चा हुई और जो संभावित बताया जा रहा है, ये बहुत बड़ी खबर इसीलिए है क्योंकि साहू समाज का वोट बैंक सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा जो चिंता का विषय ये है कि छत्तीसगढ़ में 3 और नाम है जो इस संभावित सूची में उनका नाम है, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल दुर्ग से, विजय बघेल और संतोष पांडे राजनांदगांव से। तो उन लोगों को भी फोन आने का इंतजार है और फोन कब आएगा ये अभी तक पता नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति के पास फोन आ गया है, वो तोखन साहू है और उनके घर में खुशी का माहौल शुरू हो चुका है। कुछ देर बाद आपको ये भी दिखाया जाएगा कि उसके घर में किस तरह से जश्न मनाने की तैयारी की जा रही है। दिखा देंगे रवि। 2:37 हुआ है, 7:15 पर शपथ ग्रहण होगा, समय है और विस्तार न्यूज लगातार आपके माध्यम से नजर बनाए हुए है। जश्न की तस्वीरें दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। एक बार फिर से राजधानी भोपाल का रुख कर लेता हूं रवि, तब तक जश्न की तस्वीरों की तैयारी कर लेते हैं। दुर्गादास उइके, वीरेंद्र खटीक, इन चेहरों के बारे में क्या कह रहे थे विवेक आप?
तीसरी बार संसद पहुंच रहे हैं और पिछले दो चुनाव 2019 और 24 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकाम को उन्होंने हराया था और लंबे समय तक क्षेत्र में रहकर उनकी समस्याएं सुनना और संसद तक पहुंचाने की सबसे जो बड़ी बात है वो कार्य दुर्गादास उइके ने किया था। पार्टी ने उन्हें भरोसा जताया और यही वजह है कि शुरुआती जब उनके पास एक्सपीरियंस कम है लेकिन 3 बार के सांसद हैं तो ऐसे में उन्हें लोकसभा में चुनाव जीते हैं तो उन्हें मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है बुंदेलखंड से आने वाले और टीकमगढ़ से सांसद वीरेंद्र खटीक मोदी कैबिनेट में पहले भी मंत्री रह चुके हैं। आदिवासी कल्याण और तमाम दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया और सबसे एक जो बड़ी बात है डाउन टू अर्थ रहने वाले सांसद में नजर आते हैं। और एक जो सबसे दिलचस्प बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि वीरेंद्र खटीक का जो प्रोफाइल है वो काफी लो प्रोफाइल है और सबसे ज्यादा करीब 8 बार से अधिक। विवेक, रवि, आप दोनों बने रहिएगा, नजर बनाए रखिएगा। हर घटनाक्रम में हम आपको जानकारी आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट दिखानी है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार आज शाम प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करने की दिशा में कदम बढ़ा देंगे और इस जलसे को देखने के लिए 7 देशों के प्रमुखों को, राष्ट्राध्यक्षों को निमंत्रण दिया गया है। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण को लेकर देखिए ये विस्तार न्यूज की विशेष रिपोर्ट। देश ही नहीं दुनिया की नजरें आज राष्ट्रपति भवन पर होंगी, जहां भारत की भव्यता का उद्घोष होगा। जब आज भारतीय इतिहास और उसके समृद्ध लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण दिन है, तो ऐसे में सियासत को दूर रखकर पीएम के इस सफर पर एक नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री 1.0 साल था 2014, तारीख थी 26 मई। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि प्रधानमंत्री 2.0 साल था 2019, तारीख थी 30 मई। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। प्रधानमंत्री 3.0 साल है 2024। नौ जून 2024 जब एक बार फिर नरेंद्र दामोदर दास मोदी सबसे बड़े लोकतंत्र के चुने हुए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 60 साल के लंबे अंतराल के बाद ये दूसरा मौका होगा जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इतिहास पर नजर डालें तो एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी आजाद भारत में जन्मे पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेंगे। 2 बार पूरी ताकत और पूर्ण बहुमत से सरकार चलाने वाले नरेंद्र मोदी पहले गैर कांग्रेसी नेता होंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। पीएम मोदी 3.0 जहां एक तरफ बीजेपी के लिए उपलब्धि है तो वहीं पीएम मोदी के सामने ये एक चुनौती भी है, क्योंकि इस बार मोदी नहीं एनडीए सरकार है, गठबंधन की सरकार है। पर जो लोग नरेंद्र मोदी के किरदार से वाकिफ हैं वो जानते हैं सरकार चलेगी तो मोदी के एक्शन, मोटिवेशन और मिशन मोड में ही चलेगी। नरेंद्र मोदी की ताजपोशी के लिए राष्ट्रपति भवन में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, निमंत्रण भेजे जा चुके हैं। लेकिन 2014 और 2019 के बाद ये शपथ ग्रहण भव्य और ऐतिहासिक होने जा रहा है। भारतीय परंपरा में शुभ कार्य से पहले दही चीनी खिलाई जाती है। साल 2014 में जीत के बाद जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, तब राष्ट्रपति मुखर्जी ने दही चीनी खिलाकर पीएम मोदी का अभिवादन किया था। जिसके बाद साल 2019 में भी जब पीएम मोदी राष्ट्रपति कोविंद से मिलने पहुंचे थे तो उन्होंने भी पीएम मोदी का मुंह मीठा कराकर बधाई दी थी। शुभ शुरुआत हुई तो सरकार भी जोरदार चली। अब जब एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने जीत हासिल की और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे तो उन्होंने भी दही चीनी खिलाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। अब एक बार फिर नरेंद्र मोदी जब शाम 7:15 पर शपथ लेंगे तो उनके तीसरे भव्य और ऐतिहासिक कार्यकाल की शुरुआत हो जाएगी। मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे तो टाइमिंग भी अलग रहेगी।
पहली शपथ 26 मई को ली थी, शाम 5 बजे, दिन था सोमवार। दूसरी शपथ 30 मई को ली थी, शाम 7 बजे, दिन था गुरुवार। और इस बार तीसरी शपथ लेंगे शाम 7:15 पर, दिन रविवार। शुभ काम शुभ मुहूर्त में ही होते हैं और नरेंद्र मोदी ने हर बार शुभ मुहूर्त में ही शपथ ली है। इस बार भी जब पीएम मोदी शपथ लेंगे तो शुभ मुहूर्त में ही लेंगे। मसलन एक बार फिर पीएम मोदी वृश्चिक लग्न में ही शपथ लेंगे। इस बार भी नरेंद्र मोदी ने वृश्चिक लग्न को ही शपथ लेने के लिए चुना है, जो कि स्थिर राशि है। साथ ही ये वृश्चिक लग्न ही नरेंद्र मोदी के जन्म का लग्न है। इस राशि को गुप्त रूप से काम करने वाली राशि कहा जाता है। साथ ही इस राशि का स्वभाव छुपकर चौंकाने वाले फैसले लेने वाला माना जाता है। लेकिन 9 जून को जब नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे तब वृश्चिक राशि को सप्तम भाव वृषभ से 4 ग्रह गुरु, शुक्र, बुध, सूर्य देखेंगे। गृह दिशाएं कुछ रुकावट तो डालेंगी, पर पीएम मोदी अपने कुशल कौशल से सरकार को 5 साल निकाल ले जाएंगे। नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण हर बार किसी भव्य उत्सव की तरह होता है। इस बार भी शपथ ग्रहण की तैयारियां किसी उत्सव की तरह ही हैं। राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में पीएम मोदी की शपथ का अपना इतिहास रहेगा। इस बार फिर सुनहरा इतिहास अपने आप को दोहराने जा रहा है। 5वीं बार फोरकोर्ट में शपथ ग्रहण होने वाला है। मोदी तीसरे पीएम हैं जिनका फोरकोर्ट में शपथ ग्रहण होगा। 1990 में चंद्रशेखर का फोरकोर्ट में शपथ हुआ था। 1998 में वाजपेयी का फोरकोर्ट में शपथ हुआ। दरबार हॉल में पीएम का शपथ ग्रहण होता आया है। दरबार हॉल में 500 लोग बैठ सकते हैं। पीएम मोदी एक ताकतवर नेता के रूप में लगातार उभरते रहे हैं और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2014 में उनके शपथ ग्रहण में तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों को बुलाया गया था और उसी वक्त अंदाजा लग गया था कि पीएम मोदी कूटनीति में नया अध्याय लिखने जा रहे हैं, जिसके बाद 2019 में पाकिस्तान को छोड़कर लगभग सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया। इस बार भी जब पीएम मोदी शपथ लेंगे तो मेहमानों की दीर्घा में बांग्लादेश की शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल, भूटान के राजा जिग्मे खेसर, नामग्याल वांगचुक, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद हफीज, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ। इसके अलावा दर्शक दीर्घा में 50 से ज्यादा धर्मगुरु रहेंगे। मन की बात के प्रतिभागी भी शामिल होंगे। पद्म पुरस्कार से सम्मानित लोग भी मौजूद रहेंगे। खास बात यह कि पीएम मोदी आज यानी 9 जून को शपथ लेने जा रहे हैं और नंबर 9 पीएम मोदी के लिए हमेशा खास रहा है। मसलन 9 नवंबर 2019 को अयोध्या का फैसला आया था। 9 नवंबर को ही करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था। 9 अगस्त को आर्टिकल 370 खत्म हुआ और अब 9 जून को ही पीएम मोदी तीसरे कार्यकाल की शपथ लेने जा रहे हैं। अब बात जब ऐतिहासिक शपथ की है तो माना जा सकता है कि इस कार्यकाल में भी पीएम एक बार फिर अग्निपथ पर चलते हुए राष्ट्र के उत्थान के लिए कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और राष्ट्र को विजय पथ पर ले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। देख लीजिए, देख लिया आपने ना, इस तरह की जानकारी विस्तार न्यूज देता है। 8000 लोग शिरकत कर रहे हैं। कहां पुजारी रहेंगे, कहां संत समाज रहेगा, कहां अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष रहेंगे, सब कुछ विस्तार न्यूज विस्तार से बताता है। अब मध्य प्रदेश में कौन 5 वो नाम है जो मंत्री बन सकते हैं, वो एक बार फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए। हम आपको दिखा रहे हैं। पहला नाम मामा, मामा मामा मामा, इनका नाम लेते लेते जनता इनको ऊपर तक पहुंचा दी और अब मामा केंद्र में मंत्री बनने वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से सांसद हैं। विदिशा ने इन्हें भर भर कर प्यार दिया। 8 लाख मतों से ये जीते हैं। 5 बार सांसद रहे हैं, 5 बार विधायक रहे हैं और 18 साल के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मामा अब पहुंच रहे हैं केंद्रीय मंत्री बनकर। क्या प्रोफाइल दी जाएगी वो भी बताएंगे, हर जानकारी देंगे। अगला नाम देख लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में आए और अब इनका कद बढ़ता ही जा रहा है। गुना से सांसद, 5,38,612 मत, बहुत बड़े अंतर से इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को पराजित किया है। 2020 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और नागरिक उड्डयन मंत्री बने और अब
लोकसभा के लिए निर्वाचित होकर जा रहे हैं संसद, और संसद में भारतीय जनता पार्टी में मंत्री के रूप में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगला नाम देख लीजिए, चौंकाने वाला, सावित्री ठाकुर हैं, महिला नेत्री हैं, महिला चेहरा है, देख लीजिए, और आदिवासी वर्ग से आती हैं। इन पर भरोसा जताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। धार से दूसरी बार सांसद बनी है, 2 लाख से ज्यादा वोटों से अपने परास्त किया है अपने प्रतिद्वंदी को। और देख लीजिए क्या है, एसटी वर्ग से आती हैं। 21% आबादी मध्य प्रदेश की क्या है, आबादी 21% क्या है, आदिवासी वर्ग की, और उसी वर्ग से आती है। अगला चेहरा भी देख लीजिए, समझ लीजिए, वीरेंद्र खटीक का चेहरा है। एससी वर्ग की बात कर लेते हैं। खटीक जी इससे पहले भी मंत्री थे, मोदी 2.0 में और 3.0 में भी कैरी फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, क्योंकि विनम्र सहज स्वभाव है। 4 लाख वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। 8 बार से सांसद हैं, बहुत बड़ी बात है, और एबीपी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो सभी का सहयोग है। अगला नाम, मैं बोल रहा था 21% आबादी एसटी की है, तो अगला नाम भी कुछ ऐसा ही है। दुर्गा दास उइके आदिवासी नेता हैं। 21% आबादी मध्य प्रदेश में है, आदिवासी वोट बैंक है, और 3,79,000 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। बैतूल से सांसद हैं, छिंदवाड़ा के बगल में ये गढ़ है, और जनजातीय कार्य मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। और बीजेपी ने सभी सियासी जो गणित दाव पेच होते हैं वो सब कुछ देखते हुए इन्हें कॉल किया है। फोन की घंटी बजी और क्या नजारा था ये भी आपको दिखा दिया है। छत्तीसगढ़ का रुख कर लीजिए, अभी भी फोन की घंटी बज सकती है, खबर है। लेकिन अभी जिसकी फोन की घंटी बजी है वो है तोखन साहू। तोखन साहू की फोन की घंटी बज गई कि देवेंद्र यादव को आपने मात दे दी है। आ जाइए, आप सामान्य से कार्यकर्ता से भारतीय जनता पार्टी का आपने यहां तक पहुंचाया। आ जाइए, पहुंच जाइए। तोखन जी की तस्वीर देख लीजिए, माथे में तिलक देख लीजिए, साफ तौर पर इंगित होता है कि जो सनातन की वाहक की बात की जाती है वो करने में ये भी प्रमुख तौर से आगे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है भर भर कर उसको प्रमोट करने वाले व्यक्ति हैं। बिलासपुर से सांसद है, 1,64,000 वोटों से जीत हासिल की है। लोरमी से आते हैं अरुण साव। बिलासपुर से पिछली बार अरुण साव सांसद थे, उनकी विरासत को संभालने की जिम्मेदारी किसकी थी? तोखन साहू की थी। इसीलिए अरुण साव को वहां का प्रभारी भी बनाया गया। अरुण साव ने पूरी ताकत भी झोंकी और तोखन जी ने पूरी उस जिम्मेदारी को निभाया, जान लगाई। इन लोरमी के जो लोरमी से आने वाले हैं अरुण साव, उन्होंने भी इनका साथ दिया। अरुण साव पिछली बार यहां से सांसद थे, अपनी विरासत को संभालने के लिए प्रभारी के रूप में अरुण साव ने भी पूरी ताकत दिखाई। वो भी साहू समाज से आते हैं, और देवेंद्र यादव को यादव वोट बैंक जो कि प्रचुर मात्रा में है, महत्वपूर्ण मात्रा में है, उसे भी इन्होंने मात दे दी।